चैनल के कार्यक्रम आज का सवाल में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सवाल है पुलिस सिस्टम, उसकी भूमिका और उसकी चुनौतियां। सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है राजस्थान के सबसे लोकप्रिय, संवेदनशील आईपीएस और अजमेर के पुलिस कप्तान देवेंद्र विश्नोई। विश्नोई जी, मैं आपका हमारे चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मित्रों, आपको बता दूं कि विश्नोई जी राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय और चर्चित पुलिस अधिकारी हैं। युवा पीढ़ी के लिए वह मार्गदर्शक, आदर्श और नायक हैं। पुलिस सिस्टम में नवाचार के आप पुरोधा हैं। आपको मोटिवेशनल वीडियोस यूट्यूब पर लाखों युवा फॉलो करते हैं। आप मूलतः हरियाणा के रहने वाले हैं, हिसार के। आप एलएलबी कर चुके हैं। आप पहले बीएसएफ में थे, एसपी बनने के बाद आप गंगापुर आए और भरतपुर में भी एसपी रह चुके हैं। इनकी पत्नी प्रोफेसर है और एक एकेडमी जिसका मैं नाम भूल रहा हूं, जामानी साहित्य अकेडमी, उनकी अध्यक्ष हैं। विश्नोई सर, मैं आपका दीवाना हूं। मेरी ये दीवानगी पुलिस में रहते हुए आपके नवाचार के प्रति है। मैं एक पुलिस अधिकारी का पुत्र हूं और मैंने क्योंकि एक पुस्तक मानव व्यवहार और पुलिस लिखी है, इसलिए पुलिस को मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूं। तो ऐसे पुलिस वाले जो मेरी नजरों के अंदर आदर्श होते हैं, वो सिर्फ देवेंद्र विश्नोई जैसे अफसर ही हो सकते हैं। मैं अभी आपको मैंने बताया भी था कि दिनेश अनम जो हैं आपके अधिकारी, उनके ऊपर मैं किताब लिख रहा हूं, आधी किताब हो चुकी है और बड़ी तेजी से उसका चल रहा है। तो शहर के दोस्तों, आपके बीच में देवेंद्र विश्नोई हैं, जिन्हें आप यूट्यूब पर देखते रहे होंगे। आपका सबसे बड़ी बात जो है वो मैं ये बता देना चाहता हूं कि शायद ही देश का कोई ऐसा पुलिस अधिकारी हो जो रात के 2 बजे भी अपने दिए हुए नंबर पर फोन को उठा लेता हो। लोग, थानेदार और इस पोस्ट के लोग बात भी नहीं उठाते हैं और जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं रखते हैं, लेकिन आप सामाजिक सरोकारों के अधिकारी हैं। इसलिए आप इनके फोन पर कोई भी व्यक्ति रात के 2 बजे भी कर सकता है, 3 बजे भी करता है, वो फोन जरूर उठाएंगे और फोन उठाकर आपकी बात सुनेंगे और आपको सही सुझाव देंगे कि आपको कहां किससे संपर्क करना है, किस थाने में जाना है, किस अधिकारी से बात करनी है। ये ऐसा अफसर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा और मैं नहीं समझता हूं कि अजमेर में कभी ऐसा अफसर आ सकता है। तो दोस्तों, संवेदनाओं की जब बात हो रही है तो हम मूल विषय पर आते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यह है विश्नोई जी कि बदलते सामाजिक परिवेश में पुलिस की भूमिका क्या होनी चाहिए? देखिए, पुलिस जो अंग्रेजों के ज़माने में रियल फॉर्म में आई थी जी, कहीं ना कहीं एक रिप्रेशन का टूल थी। उनको अपनी सरकार, अपनी सत्ता बरकरार रखनी थी, इसलिए उन्होंने पुलिस को बनाया, कानून बनाए। लेकिन मुझे ताजुब होता है कि आज उन्हीं देशों की पुलिस, जिसको बॉबी बोलते हैं, फ्रेंडली बोलते हैं, मित्र बोलते हैं, तो फिर हमारे देश की पुलिस अलग क्यों है? जी, हम इसी समाज से आए हैं, इसी समाज के लिए हैं, कानून के रक्षक हैं, कानून की पालना करवानी है जी। तो मेरा यह मानना है कि समाज में आप घुल मिलकर, जी, जैसे दूध में मिश्री घुलती है जी, अपना ज्यादा अच्छा प्रभाव दे सकते हैं। ज्यादा अच्छी तरह से सामाजिक सरोकार को निभाते हुए जनता को मोटिवेट करके यदि कोई काम होता है तो वो ज्यादा बढ़िया होगा। जनता जागरूक होगी तो पुलिस का काम आसान होगा। जी। तो इसको लेकर, जैसा आपने नवाचार की बात की थी, तो नवाचार में मैं आपको बता दूं कि मैंने बीएसएफ में कमांडो कोर्स किया जी। कमांडो कोर्स में एक टेक्निक सिखाते हैं, अनआर्म्ड कॉम्बैट, जूडो कराटे। ओके, उसको अनआर्म्ड कॉम्बैट बोलते हैं, बिना हथियारों के फोर्स। तो मेरे पास, मैं जब बीकानेर सीओ सिटी लगा हुआ था, तो मेरे पास हमारे वहाँ पर एक संस्था के जूडो कराटे के आए। उनका साहब एक फंक्शन में हम आपको बुलाना चाहते हैं जी। फंक्शन में गया, उनसे बातचीत हुई। तो उन दिनों एक जो टॉपिक आज भी है कि साहब बच्चियों के साथ स्कूल के बाहर छेड़छाड़ होती है जी।
और मेरा ये मानना है कि आज एकांकी युग में जॉइंट फैमिली नहीं रही तो बच्चों को अपने घर के सारे काम भी करने पड़ते हैं, पढ़ाई भी करनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं अकेले भी आना जाना पड़ता है जी। तो क्यों ना बच्चियों को आत्मरक्षा में निर्भर बनाया जाए। जी। तो ये महिला सुरक्षा चक्र के नाम से मैंने एक कैप्सूल कोर्स उनके साथ मिलकर जी। पुलिस प्रशासन के सहयोग से शुरू किया सन 2001 में। 2001 में? हाँ जी। जी। और आपको जानकर मुझे भी खुशी होती है कि आज 100 से ऊपर ज्यादा बच्चियां ब्लैक बेल्ट हैं। वाह। और अब चूंकि उसको SFI स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से मान्यता मिल गई है जी। तो जो बच्चियां गोल्ड मेडल जीतेंगी उनको नेशनल लेवल में तो उनको आगे और बेनिफिट भी मिलेंगे जी। एजुकेशन में मिलेंगे, जॉब में भी मिलेंगे जी। और तमाम स्कूल्स में, कॉलेजेस में लड़कियों के हमने 15 दिन का कैंप चलाकर, तो मैं कहीं ना कहीं ये चीज शुरुआती तौर पर मेरे जहन में आई और इसको लेकर आए। बाद में इसको समय के साथ साथ समझते हुए फिर सरकारों ने उसको सिलेबस में शामिल किया और आज ये करिकुलम का पार्ट बन चुका है। इसमें एक चीज मैं बीच में आपको रोकूंगा, हालांकि वो सवाल मेरा जारी रहेगा, लेकिन आपको बीच में इसलिए रोकना चाहूंगा कि क्या अभिभावकों को अपने बच्चों के प्रति जागरूक होकर उनको रक्षात्मक, ये जो आपने बताया कि कराटे, जूडो, ये सब सिखानी चाहिए या इसके लिए प्रेरित करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि बच्ची में कॉन्फिडेंस आता है और वो ऐसी अनटोवर्ड सिचुएशन में अपने आप को संभाल सकती है, बचा सकती है। जी। आपको जानकर ताजुब होगा कि एक बच्ची के साथ उसकी माँ आती थी, वो इतनी प्रभावित हुई कि वो खुद ब्लैक बेल्ट है आज की तारीख में। वाह, क्या बात है। वाह। तो ये चीजें हमने देखी हैं और वो परिवर्तन हमने देखा है जी। तो आज कूडो के नाम से वो संस्था है और बीकानेर में मैं उसका जो है, उन्होंने मुझे अपनी स्वेच्छा से जिलाध्यक्ष बनाया हुआ है। अच्छा। तो अच्छा काम कर रही है जी। और उनको जब भी मेरे को मौका मिलता है उनके लिए मैं मोटिवेशन जो है साथ सपोर्ट मेरा रहता है उनके लिए रहता है। अब आप अजमेर के लिए कुछ करने जा रहे हैं। अजमेर में इस तरीके की लड़कियों को, जैसे आप स्कूलों में जा रहे हैं, गर्ल्स स्कूलों में जाते हैं, वहाँ उनको मोटिवेशनल टॉक्स देते हैं, टॉक शो होते हैं आपके, बहुत अच्छा आप उनको प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं। क्या अजमेर के लिए भी आप इस तरीके की कोई नवाचार की बात सोच रहे हैं? देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे भी इसके तलाश रहा हूँ कि इस तरह की कोई संस्था जो जूडो कराटे की है जी, वो आए और इसको पहल करे जी। और जो छुट्टियों में या जो बीच में जो पीरियड ऐसा आता है जिसमें एग्जाम्स नहीं होते, नॉर्मल पढ़ाई होती है, तो स्कूल्स और कॉलेजेस यदि इसको एक ग्रुप बना के इसको भी इम्प्लीमेंट करने की मेरी मंशा है जी। बाकी वर्तमान में जो एक, जैसा आपने बताया, चुनौती सोशल मीडिया के दुरुपयोग की जी, या इसको हम कह सकते हैं अत्यधिक यूज की, उससे बच्चों को मैंने देखा है, घर में भी क्यों मेरे बच्चे रहे हैं, तो सोशल मीडिया कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। सोशल मीडिया प्रभावित कर रहा है। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, वो ये है कि मोबाइल कितना प्रभावित कर रहा है? सोशल मीडिया तो करेगा वो जब मोबाइल आदमी गो थ्रू हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे, 5-5, 6-6 साल के बच्चे इतना अच्छा मोबाइल ड्राइव करते हैं। तो आप ये बताइए कि ये जो हमारे संस्कार मोबाइल से हमारे जुड़ रहे हैं, फिर अपन सोशल मीडिया का मोबाइल से जुड़ना, क्या ये शाप है या अभिशाप है, ये वरदान है? देखिए, आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल हम आदि काल में चले जाएं जी। ये समय की टेक्नोलॉजी, ये समय की मांग है, लेकिन मोबाइल के इस्तेमाल से जो नुकसान हो रहा है जी, अत्यधिक यूज से जी, एक तो हम सीडेंटरी हो गए जी, हम बैठे रहते हैं, चाहे अपने सोफा चेयर में बैठे हों या बेड में बैठे हों, तो हमारा मूवमेंट कम हो गया, हम सीडेंटरी हो गए, ऑफ कोर्स, बॉडी की एक्टिविटी खत्म हो गई, नो डाउट। दूसरा, हमारा पोस्चर बिगड़ने लग गया। बिल्कुल, आप मोबाइल लेके यूं बैठे रहते हो तो आपका ये पोर्शन, और तीसरा आपकी आईसाइट पे जो असर पड़ने लग गया जी, क्योंकि कितना भी आप फिल्टर लगा लो, कितने भी आप स्क्रीन लगा लो, वो कहीं ना कहीं जो लाइट है वो रात के वक्त अकेले अंधेरे में आंखों पे चुभती है और कहीं ना कहीं आंखों, और चौथा जो नुकसान हुआ है वो ये कि हमारा स्लीप पैटर्न बिगड़ गया है जी, क्योंकि रात को हमें समय का ध्यान नहीं रहता, हम रात को 2-3 बजे तक मोबाइल पे अनायास लगे रहते हैं। तो जो आदमी 10, 11 बजे, 12 बजे सो जाना चाहिए, वो रात के 2-3 बजे तक नहीं सोता, और सुबह उसको क्योंकि अपने काम से जल्दी उठना होता है, स्कूल के लिए जल्दी उठना होता है, तो कहीं ना कहीं हमारा स्लीप पैटर्न भी बिगड़ रहा है, तो जिससे हमारे शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं, विकार आ रहे हैं, वो नुकसानदायक है। वो नुकसानदायक है। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ विष्णु जी, शायद आप मेरी बात से भी सहमत होंगे और आप चाहेंगे कि इस पर भी कुछ प्रकाश डालें। मैं चाहूंगा आप चाहें प्रकाश डालें। रिश्ते दरक रहे हैं। हाँ जी, हम मोबाइल से इतने
वो हो गए कि बच्चा अपने पिता से बात नहीं कर रहा, पिता अपनी माँ से बात नहीं कर रही, माँ और मतलब एक पूरे समाज, पूरे परिवार के अंदर एक मोबाइल जो है वो केंद्र बन गया है। सब अपने अपने मोबाइल लेकर अपनी अपनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, रिश्ते कहीं दरक रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं हालांकि मैंने पढ़ा भी था और महसूस भी करता हूँ, लेकिन एक टॉक में जब मैं गया बच्ची को बोलने के लिए हमने मौका दिया, उस बच्ची ने आगे ये कहा कि सर मैं मेरी तरफ से कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया ने, इस मोबाइल ने हमें अनसोशल कर दिया है। क्या बात है, एक ही छत के नीचे। जी बिल्कुल, वही मैं बात, पूरे घर के 3 या 4 मेंबर, 5 मेंबर बैठे हैं, लेकिन हर मेंबर अपने मोबाइल में लगा हुआ है। जी मैं एक किस्से के तौर पे उनको बताता हूँ कि किस प्रकार जो है कमरे में बैठे हुए माँ पूछ रही है बच्चों से कि डिनर में क्या बनाऊं, तो बच्ची मोबाइल में चैट कर रही है कि साहब मेरे लिए अमुक अमुक चीज बना दो, बेटा अपनी फरमाइश कर रहा है, पति अपनी फरमाइश कर रहा है, वो सब चैट के थ्रू कर रहे हैं, आपस में बात कोई नहीं कर रहा। संवादहीनता हो, संवादहीनता आ गई। और ये संवादहीनता भी कहीं ना कहीं जो आज अभिभावकों और बच्चों के बीच में होनी चाहिए वो खत्म हो रही है। और जो साइबर क्राइम में जो घबराहट पैदा हो रही है वो इसलिए हो रही है कि मैं मेरे बच्चे को जानता ही नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात है। यदि मैं मेरे बच्चे को जानता हूँ तो दुनिया के 100 लोग भी आके कहते हैं कि आपके बच्चे ने ऐसा किया है, तो मुझे यकीन नहीं होगा कि झूठ बोल रहे हैं, मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। जी, तो ये भी कहीं ना कहीं उसका कारण है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप विष्णु जी। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा, मेरा ये है कि बच्चे छोटी उम्र के अंदर इतने जवान हो रहे हैं। अभी मैंने आंध्रा का एक केस सुना, उसमें 10वीं क्लास के बच्चों ने एक 8वीं क्लास की बच्ची के साथ न केवल रेप किया बल्कि उसकी नृशंस हत्या करके और उसको नदी में फेंक दिया, नहर में फेंक दिया। ये एक घटनाक्रम, और ये आम बात है, आए दिन हो रहा है। अपने अजमेर में, केकड़ी में, इधर उधर आए दिन आपको मिल रहा है। या ये क्या है, इसके पीछे मनोवैज्ञानिक क्या चीज है? देखिए, आज का जो युग है इसमें आपके पास 5G टेक्नोलॉजी आ गई जी, जो मैं कहता हूँ पेरेंटल कंट्रोल एंड गाइडेंस जी का अभाव है। जी, मेरा बच्चा, मैंने 12वीं तक उसको मोबाइल और मोटरसाइकिल के लिए मना कर दिया था और नहीं दिया, और वो बच्चा आज इस चीज को स्वीकार करता है कि पापा ने जो किया वो ठीक किया, क्योंकि वो ग्रेजुएट हो चुका है, वो अपना बिजनेस कर रहा है। जी, बेटी को भी मैंने लैपटॉप टैब दिलवाया, उसकी समय की मांग थी, बेटे ने कहा कि इसको जो है अहीनता आ जाएगी कि मेरे पास, लेकिन टैब भी दिलवाया तो वो बिना सिम का दिलवाया ताकि घर में नेटवर्क है तो उस पर कम से कम पेरेंटल कंट्रोल एंड गाइडेंस रह सके। जी, तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास दुनिया भर का ज्ञान ए से लेके जेड तक सहज सुलभ है, पेरेंटल कंट्रोल और गाइडेंस नहीं है। उसमें जो हमारे सॉफ्टवेयर में जो चाइल्ड प्राइवेसी का, चाइल्ड प्रोटेक्शन का जो एक्टिवेटेड नहीं है, तो क्या होता है कि बच्चे को समय से पहले चीजों का पता लग रहा है। बहुत सही बात। जो चीजें अपनी उम्र में एक रूटीन में स्वाभाविक तौर पर पता लगती थी, आज उसको रील्स और इनके माध्यम से उसको जो है ये फुहड़पना या ये हिंसा या ये इस तरह का जो है व्यभिचार, ये उसको नेट के थ्रू, रील्स के थ्रू वो देख रहा है। तो कोमल मन है, उसके मन, उसको अच्छे बुरे का पता नहीं है, वो ये देखता है कि हो रहा है तो ये होता होगा। अभी कल परसों एक न्यूज थी जिसमें उन्होंने कहा साहब हमने ये क्राइम पैटर्न सोशल मीडिया से सीखा। हाँ, वो कहते हैं ना, चैन से जागना है तो चैन से सोना है तो जाग जाइए। तो वो आप कोई चीज को दिखा रहे हो। देखिए, मैं सामाजिक प्राणी हूँ जी, और मेरा ये मानना है कि अपने युग, अपने टाइम में धर्मयुग, कादम्बिनी, हिंदुस्तान टाइम, ये तरह की दिनमान सब आते थे, बिल्कुल। लेकिन जब से सत्य कथाएं और मनोहर कहानियों का युग शुरू हुआ है, तब से ये गिरावट शुरू हुई है। बहुत सही कह रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं। उसी के बाद जैसा आदमी लिटरेचर पढ़ेगा वैसा माहौल बनेगा, वैसा समाज बनेगा। तो अच्छा लिटरेचर, अच्छे साहित्य, अच्छे समाज का निर्माण करता है, और जितना उसमें गिरावट आएगी उतनी हमारे विचारों में और व्यवहार में गिरावट। विष्णु जी, एक व्यवहारिक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम, जैसे हमारी बच्चियां हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके मोबाइल चेक करें और उसमें ऐसे जो डाल रखे हैं, जैसे क्या कहेंगे आप, उसमें जैसे इंस्टाग्राम है या पढ़ाई के जो डले हुए हैं वहां तक तो डले, उसके अलावा जो डालते हैं और जिसके अंदर मतलब अनावश्यक रूप से जो चीजें होती हैं, आपत्तिजनक चीजें होती हैं, उनको चेक करें और उन पर लगाम लगाएं, उनको कसें। ऐसा माँ बापों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, ये डिपेंड करता है मैन टू मैन, फैमिली टू फैमिली। ओके, मेरा ये मानना है कि आजकल के बच्चे समझदार हैं जी, उसकी अपनी एक निजता है जी, उसका भी सम्मान होना चाहिए जी, लेकिन आपका बच्चे से आत्मीय संवाद होना चाहिए जी।
आपका बच्चा अपने आप से इतना फ्री हो कि वो अपनी बात को छुपाए नहीं, आपसे हर बात शेयर करे और उसको अच्छे बुरे का, सही गलत का, लीगल इलीगल का उसको ज्ञान होना चाहिए, उसको बताया जाए। तो मैं मानता हूं कि बच्चा बहुत कुछ, अगर आपको अपना आइडियल मानता है, आदर्श मानता है, क्योंकि नेचुरली बच्चे के लिए उसके माँ बाप आदर्श होते हैं। हाँ, बिल्कुल होता है, लेकिन बच्चे ये नहीं देखते कि अध्यापक क्या, अपने अभिभावक क्या कहते हैं। बच्चे ये देखते हैं अभिभावक क्या करते हैं। अब उनका जो करना है वो देखने के बाद में बच्चों को, मुझे नहीं लगता कि आजकल के अभिभावक इतने अलर्ट होते हैं कि वो अपने बच्चों के साथ में वो व्यवहार करें जो वो दिखाना चाहते हैं या जो सिखाना चाहते हैं। ऐसा व्यवहार आपको विद एग्जाम्पल लीड करना पड़ता है। जी जी। तो ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो आपके जो डे टू डे लाइफ में है, बहुत कुछ चीजें आपको अपना आचरण बहुत संयमित रखना पड़ता है बच्चों के सामने, बहुत अपने आप को एक प्रैक्टिकल वे में आपको रखना पड़ेगा, ताकि बच्चा आपको ही देख के सीखता है। जी जी। तो घर का माहौल ही बच्चे को जो है उसके संस्कार का निर्माण करता है जी। और जो बच्चे की जो एक पर्सनैलिटी है उसका डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं परिवार का बहुत रोल है। बहुत रोल है। साइबर क्राइम पर मैं आपसे थोड़ी तफसील से बात करूंगा। आप मैंने ये महसूस किया कि आप साइबर क्राइम के एक बारीकी को इतना अच्छी तरीके से समझते हो और समझाते हो। बच्चों के अंदर जिस तरीके से स्कूलों के अंदर माहौल आपने पैदा किया है अभी, और जितने बच्चे मुझसे मिले हैं और वो जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि ड्रास्टिक है। वो मुझसे कहते थे अंकल उनको बुलाओ ना आप अपने चैनल पर। मैंने कहा चैनल पर जिस दिन आना होगा आएंगे, तो आप साइबर क्राइम पर आप बात कीजिए। देखिए, साइबर क्राइम से पहले जो मैं मेन बात स्कूल और कॉलेजेस में देता हूँ जी, वो बच्चे को ये बताना जरूरी है कि भी आपके लिए जरूरी क्या है। जी, आपके लिए एजुकेशन जरूरी है, आपका करियर जरूरी है। कहते माँ बाप भी हैं, लेकिन माँ बाप की बात को बच्चा कई बार लाइटली ले लेता है। एक रिस्पेक्टेबल पोस्ट से या पुलिस का अधिकारी जाकर उनको बताता है और समझाता है कि भी आपका करियर, और उस करियर के लिए आपकी जो दिनचर्या है जिसमें आपके क्या क्या जिंदगी के आपके प्रत्येक दिन में या जिंदगी के लाइफ के क्या क्रियाकलाप हैं, उसमें कौन से तो इम्पोर्टेंट हैं, कौन से ऐसे हैं जो आपके टाइम वेस्टर्स हैं। जी। तो टाइम वेस्टर्स में जब उसको समझ में आ जाता है कि ये चीजें चाहे रसगुल्ला 1 खाओ चाहे 10 खाओ, स्वाद वही रहना है। जी। रील आप देखो चाहे 10 देखो, वो आपका कहीं ना कहीं समय बर्बाद हो रहा है। जी। बच्चे को जब ये चीज रियलाइज हो जाती है तो वो उस चीज को अपनी स्टडीज पे फोकस करेगा। सेकंड चीज, क्योंकि ये सब सोशल मीडिया ऑनलाइन है, थ्रू इंटरनेट है जी, तो इंटरनेट के माध्यम से जो जितना आप नेट पे रहोगे या जितना उस पर आप अपने आप को एक्सपोज करोगे उतना आपका खतरा बढ़ जाता है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूँ कि जैसे एक चिड़िया है वो अपने घोंसले में महफूज है, बारिश आए, तूफान आए, ओले गिरे, बाज से, बर्ड्स ऑफ प्रे से, शिकारी से, जैसे वो घोंसले से बाहर निकलती है खतरे उस पर शुरू हो जाते हैं उसके। इसी प्रकार आपका ये, क्योंकि मोबाइल नेट हवा में है, जैसे आप हवा में जाते हो कहीं भी कैच किए जा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उसको समझाना जरूरी है कि, और आपने कोई भी डिजिटल चीज भेज दी, बच्चों के लिए बहुत जरूरी समझना कि डिजिटल फुटप्रिंट बहुत जरूरी है समझना कि डिलीट कुछ ही नहीं होता। अच्छा जी। डिलीट जो ऑनलाइन इंटरनेट पर चला गया, नो बॉडी कैन डिलीट। इस सृष्टि का कोई भी एक्सपर्ट आदमी उसको डिलीट नहीं कर सकता। इवन मोबाइल में भी आपकी गैलरी से डिलीट होता है, उसकी पता नहीं क्या क्या उसमें अंदर फाइल फोल्डर्स बने हुए हैं, कहाँ जाकर वो सेव होता है जी। जिस प्रकार नील आर्मस्ट्रांग का पैर चांद पे परमानेंट जमा हुआ है, फुटप्रिंट है, वैसे डिजिटल फुटप्रिंट होता है जी। ये बच्चे को जब समझ में आ जाता है तो उसको पता है कि कितनी खतरनाक चीज है अपनी कोई पर्सनल बात शेयर करना, क्योंकि ज्यादातर बच्चियों के साथ ये बहुत आ रहे हैं कि फोटो के थ्रू उसको जो है ब्लैकमेल करना। तो ये इनिशियल स्टेज में इनके साथ यही हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो उसको दूसरा मैं एक एग्जांपल से देता हूँ कि जिस प्रकार लक्ष्मण रेखा सीता जी के बाहर खींची थी, वो आपको भी खींचनी पड़ेगी। यहाँ लक्ष्मण नहीं आएगा खींचने के लिए अब आपको खुद को ही खींचनी पड़ेगी। आपकी खुद की मर्यादा, समाज की मर्यादा, परिवार की मर्यादा और आपकी डिजिटल रेपुटेशन जी को आप ही बचा सकते हो। तो ये बच्चे को आजकल समझ में आने लग गया है। ये चीज जब मैं उसको समझाता हूँ तो ये मैं मानता हूँ कि ये जो इससे रिलेटेड जो क्राइम हो रहे हैं कम से कम उस पर तो कमी आएगी। एक बहुत सोसाइटी के अंदर एक बड़ा अच्छा शब्द बच्चों के लिए है गुड टच बैड टच, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
गुड टच बैड टच तो देखिए ये बहुत प्राइमरी लेवल की बात है। जी हाँ, लेकिन है जरूरी ना? है, जरूरी है, क्योंकि देखिए एक वर्ड है अंग्रेजी में इंसेस्ट। इंसेस्ट का मतलब ये है कि बच्चे के साथ जरूरी नहीं कि बाहर का आदमी ही गलत हरकत करे, परिवार का आपका क्लोज रिलेटिव भी कहीं ना कहीं गलत हरकत कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए उस बच्चे को ये पता होना चाहिए कि सामने वाले की नीयत क्या है, और नियत उसको गुड टच बैड टच का पता होने के बाद ही पता लगेगी। हाँ, और नियत पढ़ना सीख गए अगर बच्चे शुरू में इनिशियली, तो वो बाद में नाखूनों से बच पाएंगे। नहीं, वो ये है कि वो यदि उसको समझ आता है तो वो फिर तुरंत अपने मदर से बच्चा शेयर कर लेता है, या अपने जैसे अभिभावक से, अपने भाई से, अपने क्लोज दोस्त से कि मेरे साथ अमुक ने ये टच किया। तो वो क्या कहीं ना कहीं उसकी अभिव्यक्ति, उसके अंदर दबोपना नहीं रहेगा, वो कंफ्यूज नहीं होगा, वो डरेगा नहीं कि मैं ये बताऊं तो पता नहीं पेरेंट्स बुरा मान जाएंगे। तो अवेयर हो गया तो वो इस चीज के बारे में जाहिर करेगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। अब मुझे आप ये साइबर क्राइम जो हो रहे हैं ना, ये वाले आर्थिक क्राइम, आर्थिक क्राइम के बारे में बताएं कि किस तरीके से होता है और कैसे रोका जा सकता है, रोका भी जा सकता है या नहीं रोका, या बचा तो जा सकता है। देखिए साइबर क्राइम के बारे में तो मेरा एक्सपोजर है, क्योंकि मैं जब भरतपुर एसपी रहा 2021 में, तो जामतारा का आपने नाम सुना ही है जी। जामतारा की तर्ज पर जो मेवात बेल्ट है, चाहे वो भरतपुर की हो, चाहे वो अलवर की हो, चाहे वो हरियाणा वाली हो, कुछ इस तरह के काम वहां पर शुरू हुए जी। और उसमें हमने समय समय पर बहुत डिमांड उठाई कि बल्क में सिम्स परचेज होके आसाम और बंगाल से वहां आती थी जी। वो रोमिंग में चलती हैं। तो हमारा ये कहना था सेंट्रल अथॉरिटीज को कि भाई आपकी लिमिटेड 10 या 15 टावर तो हैं, 50 टावर होंगी जिन पर ये रोमिंग में चल रही हैं। जब रोमिंग में वहां कोई चीज आकर एक्टिवेट होती है, इतनी सिम्स का एक साथ रोमिंग में चलना संदेह उत्पन्न करना चाहिए। बहुत सही। तो क्यों नहीं उन सिम्स को एक बार कहीं ना कहीं केसीआई या वेरिफिकेशन करवा कर, तो यदि वो होता हो तो वो सिम ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगी। और उन्हें सिम्स के, क्योंकि क्राइम करने वाला आदमी कभी भी नॉन आइडेंटिटी के साथ क्राइम नहीं कर सकता। बिल्कुल। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आप पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर हॉल में लाइट चली जाती है, आपकी बगल में एक सभ्य आदमी बैठा हुआ है, लेकिन अंधेरे में पता नहीं वो भी सीटी मार देता है। जैसे ही लाइट आती है वो बिल्कुल सीधा बैठ जाता है। तो मतलब ये है कि अननोन आइडेंटिटी के साथ आदमी क्राइम करता है। आज सीसीटीवी कैमरा लग रहे हैं शहर में जी। क्यों? क्योंकि आपकी आइडेंटिटी पकड़ में आ सकती है, इसलिए आदमी घबराता है। समबॉडी इज वाचिंग यू। जहां अननोन की फीलिंग आएगी, साइबर क्राइम यही है कि नोबॉडी इज नोइंग देम, नोबॉडी कैन फाइंड देम, क्योंकि सिम कहीं की है, चल कहीं रही है, किसी और के पास चल रही है। तो फिर नेटवर्क सिस्टम में एक इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है कि इसमें उसके अंदर घुसना, उसको ढूंढ के लाना भी काफी टाइम लगता है जी। तो ये जो फाइनेंशियल जो क्राइम है, इसके लिए पहले तो हम अपने आप को ही देखें जी कि वजह क्या है। वजह एक तो अज्ञानता, कि वी आर इग्नोरेंट अबाउट दी स्कीम्स, इग्नोरेंट अबाउट आवर इंस्ट्रूमेंट। हमारा जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है जी, इसके बारे में हम इग्नोरेंट हैं। और हमारे जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनके कैसे ऑपरेट होते हैं उनके बारे में इग्नोरेंट है जी। हमने जो सेफ्टी फीचर्स रखने होते हैं वो हमने रखे नहीं है। बिल्कुल। जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोलते हैं जो, वो हमने लिए नहीं। तो कहीं ना कहीं वो जो उसका फायदा वो सामने वाला उठाता है जी। और सेकंड जो कारण है वो लालच। ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। देयर आर नो फ्री लंचेस। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ देसी भाषा में कि बेटा भी बाप को कमा के नहीं देता। सही बात है। तो दूसरा तो आपके क्या लगता है जो आपको कमा के देगा। तो इसलिए आप ये मानिए कि भाई आपने कोई चीज ऑर्डर नहीं की या कोई चीज आपकी है नहीं, उसके लिए सामने वाला आपको धमका रहा है, तो आप उसके प्रेशर में क्यों आ रहे हो? जी जी। अभी तो ये डिजिटल अरेस्ट वाला चल रहा है। हाँ, डिजिटल अरेस्ट पार्सल वाले बताऊँ मैं आपको जी, हाँ कि मेरे टाइम में झुंझुनू में मैं एसपी था तो एक मामला हुआ, एक एसटीएम यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थी, उनके साथ कि साहब आपका एक पार्सल आया है जी। फिर थोड़ी देर में आया कि साहब हम पार्सल को स्कैन कर रहे हैं और इस पार्सल में जो है कॉन्ट्राबैंड है। तो भी आपके मन में आना चाहिए कि जब मैंने पार्सल ऑर्डर किया ही नहीं और XYZ किसी अननोन ने मुझे पार्सल भेजा है तो मैं उसका लालच क्यों करूं? बहुत अच्छी बात है। और सामने वाला आदमी फिर आपको जो है स्काइप डाउनलोड करवा रहा है, स्काइप डाउनलोड करके शी वाज डिजिटली अरेस्टेड फॉर 3 days।
3 डेज। लोग 3-3 महीने तक डिजिटल अरेस्ट रहते हैं। उसमें अरेस्ट होने के बाद उसके अकाउंट में पूरी सैलरी उसकी, एक प्रोफेसर की कितनी सैलरी हो सकती है आप कल्पना करिए। उसके फादर की जो है फैमिली पेंशन, जो इकलौती वारिस थी तो सारी पेंशन इसके खाते में, एंड बैंक से लोन दिलवाकर 80-90 लाख रुपए का ऑल मनी वाज साइफन्ड आउट। तो ये कहीं ना कहीं हमें अननोन कॉल्स को, अननोन गिफ्ट्स को, अननोन जो इस तरह के ऑफर हैं उनको हमें नो कहना आना चाहिए कि भी सॉरी, मैंने कोई गिफ्ट नहीं किया और आपका पार्सल है तो आप रखिए, मुझे नहीं चाहिए जी। तो ये आपकी लॉटरी स्कीम है, आपका नंबर मोबाइल का साहब लॉटरी में निकल गया या आपका नाम लॉटरी में निकल गया। हाँ। कौन सी लॉटरी, किसकी लॉटरी? हमने तो कोई टिकट ही नहीं खरीदी थी। मेरे एक जो नॉन के पास आया था तो उसने कहा अभी कितना खर्चा लगेगा, उसने कहा 35,000 लगेगा। उसने कहा हिडन कॉस्ट भी होंगे, 50,000 रख ले और 50,000 तेरे को इनाम के दिए, बाकी बच्चे हुए खाता डाल दे। तो मतलब वो कहता है ऐसे थोड़ा होता है, मतलब तू कहता है वैसे थोड़ा हो जाएगा। आप ले रहे हो बिना दिए कुछ, सामने वाले आदमी की आइडेंटिटी कुछ पता नहीं है और आप उसके कहे अनुसार आप जो है उसके TDS भी कटेगा, फलाना भी कटेगा। जो चीज हवा में है इसका पता ही नहीं है, उस चीज को आप अपनी मान कैसे रहे हो? बहुत अच्छी बात। तो ये लालच है कहीं ना कहीं जो हमें ये काम करने को प्रेरित करता है, मजबूर करता है। बिल्कुल सही बात है। अब मेरा लास्ट सवाल आपसे है, पुलिस और समाज की भूमिका क्या होनी चाहिए, पुलिस की भूमिका क्या होनी चाहिए? एक विश्नोई की नजर से मैं जानना चाहूंगा। बाकी किसी पुलिस अधिकारी से मैं ये सवाल नहीं पूछना चाहता था, मैं विश्नोई सर से ये सवाल पूछ रहा हूं कि आप जनता से क्या अपेक्षाएं करते हैं और जनता आपसे क्या अपेक्षाएं करती है? आप किस तरीके से तालमेल बैठाते आए हैं और बैठाएंगे? देखिए, हमारे गुरुजी का एक मूल वाक्य है, सहज योगी शून्य में वास। जी। सहज भाव से जीना चाहिए, सिंपलिसिटी के साथ रहना चाहिए जी। और मैं तो ये कहता हूँ कि आज पेरेंट्स का उनकी मेहनत है, उनका तप है, या ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि आज इस मुकाम पर आकर ये सेवा करने का मौका मिला है जी। तो मैं पुलिस अधिकारियों से 2-3 चीज़ें मेरी बेसिक्स में कहा करता हूँ जी कि वी बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छे इंसान बनिए, पुलिस ऑफिसर तो अपने आप अच्छे हो जाओगे। बहुत अच्छी बात। दूसरा, आपको दुआ मिले ना मिले ऐसा काम मत करना किसी की बदुआ मिल जाए। क्या बात है। और तीसरा, व्यवहार की शिकायत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आज हम दुर्व्यवहार किससे करें? हमारे आदमी हैं, हम उसी समाज से आए हुए। तो बी पोलाइट बट फर्म इन योर एक्शंस, व्यवहार में नरमी, काम में जो काम तो जो लीगली होना वो होना है। बिल्कुल बिल्कुल। ये कुछ बेसिक्स हैं, यदि आप फॉलो करते हैं तो आम आदमी एक उम्मीद के साथ आपके पास आ रहा है जी। उसको कोई न कोई प्रताड़ित कर रहा है, तब उसके मन में एक विचार आता है कि मैं थाने जा रहा हूँ और थाने जाते हुए मुझे न्याय मिलेगा। उस एक उम्मीद के साथ, न्याय की उम्मीद में आपके पास आता है और उसे आप ना उम्मीद कर देते हैं जी। एटलीस्ट वो सुन लीजिए, बहुत सुनने मात्र से याद आएगा तो उसका उसी में हल्का हो जाएगा जी। और दूसरा, जब आप सुनेंगे तो आपको ये पता लगेगा, आप उसके जूते में खड़े हो जाइए जी। द बियरर नो वेयर द शू पिंचेस, बिल्कुल से जूता कहाँ चुभ रहा है, आप उसकी चुभन को महसूस करिए तो निदान अपने आप आपके मन में आ जाएगा, निदान भी हो जाएगा तो वो सेटिस्फाइड हो जाएगा जी। तो स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, यदि आप उसको सुन लेते हैं, समय रहते हुए उस समस्या का मौके पे जाके समाधान कर देते हैं जी, तो वो मुकदमा दर्ज होने से बचेगा। तो आपका अनावश्यक बाद का काम अपने आप हल्का हो जाएगा। और समाज का, देखो समाज का मैं ये कहता हूं कि समाज पढ़ा लिखा हो जी, जागरूक हो जी। होता क्या है कि हम भी कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड से ग्रसित हो जाते हैं जी। मैंने मुकदमा दर्ज कराया तो सामने वाले को फांसी हो जाए और मेरे पे मुकदमा दर्ज हो जाए, सब जैसे तैसे करके मेरा मामला राजीनामा करवा दो। तो ये एक भावना जो है ना थोड़ी सी कहीं ना कहीं है, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि समाज यदि जागरूक होता है तो हम समाज से ही निकले हैं जी। समाज सभ्य होगा, समाज डिसिप्लिन होगा, समाज अलर्ट होगा, जागरूक होगा, तो हमसे एक्सपेक्ट भी उसी हिसाब से करेगा जी। तो हम भी उसी अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे। बहुत सही बात। और हमारी गलती है, उस गलती को वो स्वीकार ना करे तो धीरे धीरे टाइम लगता है, लेकिन सुधार समाज चाहेगा तो सिस्टम तो सुधर जाता है। बहुत अच्छी बात। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो मित्रों, अजमेर शहर की जो जनता इस कार्यक्रम को देख रही है, उन्होंने
अपने पुलिस कप्तान देवेंद्र बिश्नोई को सुना, देखा कि कितने व्यवहारिक पक्ष को रखते हुए उन्होंने अपनी बात कही। मेरे सवालों के कितने व्यवहारिक उत्तर उन्होंने दिए। मैं समझता हूँ कि ऐसे पुलिस अधिकारी अगर राजस्थान के हर जिले में हो जाएं तो मुझे नहीं लगता कि जनता को कोई बुरी बात महसूस होती होगी। बच्चों को जो उन्होंने शिक्षा दी वो शिक्षा बच्चे गांठ बांध ले, अभिभावक गांठ बांध ले। ऐसे लोग जो थोड़े से लालच के अंदर अपनी सारी की सारी कमाई को दे बैठते हैं वो भी सावधान रहें, बच्चे सावधान रहें मोबाइल से। सारी बातें आपने सुनी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतनी अच्छी बातें हमारी शहर की जनता को बताई। आप आए, आपका आभार। आप आते रहें और मैं जिस विषय पर कहूँ उस विषय पर जरूर बोलें। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सौभाग्य है कि आपके माध्यम से मैं इतने लोगों तक पहुंच पा रहा हूँ। जी देखिए, हर एक आदमी तक व्यक्तिगत तौर पे पहुंचना बहुत मुश्किल है जी, और हर व्यक्तिगत समझाना बहुत मुश्किल है जी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कुछ बातें यदि इस प्लेटफॉर्म पे बैठकर आपसे डिस्कस की जाए, जी, शेयर की जाए, तो जरूर इसका प्रभाव आता है और आम आदमी इन चीज़ों के प्रति जागरूक होगा तो हमारे अपराधों में कमी आएगी, तो वो हमारे को उल्टा बेनिफिट ही है, हमारा वर्कलोड कम होगा। बिल्कुल। तो मैं ये मानता हूँ कि आपके माध्यम से यदि मैं मेरे काम को और वर्कलोड को मैं घटा सकूं, मैन फोर्स को जो है और इस बहाने रिलीफ मिलेगा ताकि वो और सोशल वर्क और अच्छा प्रोडक्टिव वर्क कर सकें जी, तो वो ज़्यादा और उचित रहेगा। बिल्कुल। तो मित्रों, आज इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नई शख्सियत और नए सवाल के साथ। धन्यवाद।